चलो देखो बेटा, आई थिंक लास्ट हमने डिस्कस किया था प्लेन में, ठीक है, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाने वाले प्लेन का इक्वेशन याद है। इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म भी कर लिया था, ठीक है। तो अब खाली एक ही टॉपिक बचा है, ठीक है। क्या है जरा देख लो, लिखो एंगल बिटवीन a line and a plane। एक लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल है वो बताओ, ठीक है। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब बेटा इसे ध्यान से समझना, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल है, ठीक है। सपोज करो ये प्लेन है, इसको मेन समझना है, लिखने का काम बहुत कम, और ये लाइन है, तो ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया एक तरह से। ये जो एंगल बन रहा है ये मान लेते हैं थीटा है, और ये हमें निकालना है। अब आप बताना कि ये लाइन जो है वो किसकी डायरेक्शन में होगा। आप कहेंगे सर इसकी डायरेक्शन में बी वेक्टर होता है, और प्लेन की डायरेक्शन कौन बताता है, नॉर्मल वेक्टर। तो मैं नॉर्मल वेक्टर अगर यहीं से ले लूँ तो कोई दिक्कत। ये एंगल कितना आएगा बेटा, ये वाला एंगल कितना बनेगा। और अब बताओ, क्या मैंने आपको एक नोट लिखा है कि एंगल हमेशा जो बनता है वो तो बनने को नहीं बन सकता है, लेकिन जो हम निकालते हैं वो हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। हमेशा दो वेक्टर के बीच का। एक वेक्टर कौन सा बेटा, बी वेक्टर की डायरेक्शन, और एक वेक्टर कौन सा है, एंगल। तो अगर हम ले इफ थीटा बी दी एंगल बिटवीन, बोलो किस के बीच का एंगल है, लाइन एंड प्लेन। लाइन ले लेते हैं ऐसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। और बेटा ये प्लेन ले लिया, लाइन ले लेते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ऐसे ले लेंगे। और ये डायरेक्शन हमारा बी वेक्टर का है, तो तुम्हें पहले से पता था। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एल एंड पाई, लाइन एंड प्लेन। देयरफॉर बताइए cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। अरे देखो किसमें बताओ, तो ये n वेक्टर और b वेक्टर के बीच का क्या है, एंगल। कैन आई से n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और लो जी cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, अरे बोलो sin थीटा। इट विल बिकम n वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। और बेटा ये कंसेप्ट है किसी भी लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना, सही है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लाइन का, भाई बी वेक्टर तो हम निकाल ही सकते हैं लाइन का, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप। एन वेक्टर हम निकाल ही सकते हैं, कैपिटल ए आई कैप प्लस कैपिटल बी जे कैप प्लस कैपिटल सी के कैप, सही है। अब यहाँ पर एक केस डिस्कस करते हैं, और ये केस आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा ये प्लेन है, हमेशा नॉर्मल वेक्टर के साथ आएगा, और ये लाइन है, देखो ठीक है। ये दोनों पैरेलल होंगे तो क्या होगा, ध्यान देखना। जो लाइन का बी वेक्टर है और जो प्लेन का एन वेक्टर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। देखो भाई सही है ना, यानी कि इसका डायरेक्शन रेशियो बोलो कितना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और इसका डायरेक्शन रेशियो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, उनके प्रोडक्ट का सम कितना मिलने वाला है, 0। यानी अगर बेटा इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, देन बोलिए क्या बोले, कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी स्मॉल बी प्लस कैपिटल सी is equal to 0, where capital A, capital B, capital C are the direction ratios of the normal to the plane, plane के नहीं, normal to the plane, and small a, small b and small c are the direction ratios of the line। एक बात पहले दिन से बता के चल रहा हूँ कि जो हमारा CBSE में बोर्ड में आने वाला सिलेबस है वो इतना सा है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि एक ही दिन में
अगर मैंने 4 घंटे का टाइम दिया आपको कि 4 घंटे की आज हम एक क्लास रख रहे हैं और पूरा 3D रिवाइज करेंगे, तो आप ऐसा मुश्किल से इतना लंबा कैसे हो पाएगा? उसमें मैं केवल कोड वाली चीज़ डिस्कस करूँगा जो स्ट्रेट लाइन और 3D के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हम 12-13 क्वेश्चंस करेंगे या 15-20 क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे उसमें, और साथ में टॉपिक भी डिस्कस हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसके पढ़ने से फ़ायदा क्या है? देखो, इन केस सिलेबस में कई बार चीज़ें नहीं लिखी रहती है और घुमा फिरा के देता है। हल्का सा भी अगर आपको आइडिया है कि हम इसको पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, तो आपको वो दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बताओ बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी सी क्या है? आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दी और अब बताना एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर दी लाइन एल है और प्लेन कौन सा है? समझ। इतनी बातें प्लीज एक बार नोट कर लीजिए। दिस इज द लास्ट टॉपिक। अब हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक केस और देख लेते बच्चों कि अगर इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, उस केस में क्या होगा? अभी देखो, ये लाइन है, फिर ये प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन, ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल। जबकि प्लेन और लाइन क्या थे? परपेंडिकुलर। तो जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है और जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है वो क्या हो जाएगा? सेम। तो लिखना डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन is same as the direction ratio of the normal to the plane। ये वाली बात बेटा ऐड ऑन कर लीजिएगा उसमें। देखो, अभी क्या कर रहा हूं मैं? प्लेन में जितना भी टॉपिक पढ़ा है, जितने भी टॉपिक अभी तक प्लेन में पढ़े हैं, वो सारे एक बार आपसे पूछ लेता हूँ और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बोलो, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म याद है? आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। यहाँ पे डी क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। सही है। अच्छा, एन कैप अगर कहीं पे रखा है तो उसके जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स आएंगे, उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो क्या होगा? 1। अरे बोलो। और आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस जो होता है उनके स्क्वायर का सम भी कितना होता है? 1। तो अगर मैं पूछूं इस प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो क्या? जैसे मैं आपके सामने बेटा एक प्लेन का इक्वेशन रख रहा हूं, और मैं पूछूं कि इस प्लेन का डायरेक्शन कोसाइंस बताना है नॉर्मल वेक्टर का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन बताना है। आप बस खाली ये देखो कि ये जो वेक्टर लिखा है क्या ये यूनिट वेक्टर है? बोलो हाँ या ना। तो तीनों के स्क्वायर का सम बना रहा है, तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द क्या होगा? ओरिजिन। और जो आई कैप, जे कैप, के कैप, या कह सकते हो इस नॉर्मल वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट दिखेंगे, वो कुछ और नहीं क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। समझ आ रहा है? अच्छा सर, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं दिखता है तो ऐसा दिखता है, याद है? याद है कि नहीं याद है? सर एन वेक्टर होगा। अच्छा ठीक है, जैसे ये लिखा आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप के कैप जे कैप प्लस के कैप और इक्वल टू हमने 5 लिख दिया। अब कह रहा है इसका यार डायरेक्शन कोसाइंस बताना है, और क्या बताना है? इसका डायरेक्शन कोसाइंस बताना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी क्या बताना है? ओरिजिन बताना है। तो अगर कोई भी प्लेन होगा, मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला भी है ना, हम आगे से एक बात का ध्यान रखेंगे कि सर अगर ये एकदम से दिख गया यूनिट वेक्टर तब तो हम ये काम कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हमारे पास एक और तरीका है। क्या? सबसे पहले प्लेन को लिखो किसमें? कार्टेशियन फॉर्म लिख लिया। बोलो कितना? बोलो सही है।
यार इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बताओ। बोलो। अरे बताओ, डायरेक्शन रेशियो बता तो डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएगा। कैसे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एन वेक्टर ऑफ द प्लेन, बोलो कितना? 3 अपॉन अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना? अंडर रूट। अगला कितना आएगा? सर ये तो डायरेक्शन कोसाइंस निकल गया, पहली चीज पता चल गई। दूसरी चीज क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना होगा? हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ प्लेन, और यही टॉपिक क्या है? सिलेबस के अंदर है। बोलो, सिलेबस के अंदर केवल यही टॉपिक है बस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? ऑफ द प्लेन पाई फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम दी ओरिजिन। यार प्लीज बताइए, फॉर्मूले याद है किसी को? b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर। आप कहेंगे सर वो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 वो कहाँ गए? अरे भैया x1 y1 z1 क्या है? 0, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0, 6। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर फॉर्मूला। आप इसमें बेटा वैल्यू पुट अप कराओगे। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है सर? -5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सर रूट 14, और अब आपका आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, सुनना है? तो अभी कोई भी क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन है, हर बार हम प्लेन को किस में लिख देंगे? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के बाद हम उसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। सर कोई जरूरी क्या कार्टेशियन में करना? तो ऐसी क्या नाम है, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं नॉर्मल वेक्टर का। आप कार्टेशियन फॉर्म में करोगे तो आप इस फॉर्मूले में भी आसानी से पहुंच सकते हो, थोड़ा इजी रहेगा, इजी गोइंग रहेगा। तो हमने क्या किया? सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया, डायरेक्शन रेशियो निकाला, डायरेक्शन कोसाइंस निकाला, फॉर्मूला रखा एंड गेट द आंसर। सही है? स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। अब बेटा आप एक्सरसाइज खोल लीजिए, इसका सेकेंड एक्सरसाइज, प्लेन वाली एक्सरसाइज खोलिए। है किसी के पास एनसीईआरटी? दे दो मुझे। ओके 11.3, ठीक है। कौन सा? पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना यार, मतलब परेशान मत होना, कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस एंड ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब डायरेक्शन कोसाइंस बताना है किसका? नॉर्मल टू द प्लेन का, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी वो कौन सा डिस्टेंस की बात कर रहा है? परपेंडिकुलर। सिंपल है ना? पहला इसमें बेटा आपको क्वेश्चन दिया क्या? ये है प्लेन z इज इक्वल टू 2। अब z इक्वल टू 2 प्लेन है। अब आप बताओ ये पहले से किस में है? कार्टेशियन फॉर्म में। थोड़ा स्टैंडर्ड कर लेते हैं इसको। बोलो क्या लिखूं? अब जो पूछूंगा वो बताना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन पाई आर। बोलिए एग्री? तो देख लो। अब बताना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वन है। अब सही है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन पाई आर। बोलो बेटा 0 अपॉन अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1। तो 0 अपॉन 1 कितना होता है? एग्री ना? सर डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन लिखेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन पाई। बोलो कितना होगा? d अपॉन, ठीक है बताइए, -2 अपॉन, एग्री? कितना आ गया?
अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी प्लेन दे दो, अब आप उसका डायरेक्शन, कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन ओनली, एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन निकाल सकते हो। इसे पहले कर लो, एक दे रहा हूं उसे करके देखो, बाकी आपका होमवर्क रहेगा 2 पार्ट, है ना। जल्दी करो बेटा, ये पार्ट दे रहा हूं, कर लोगे इसको, बोलो हाँ या ना, निकल जाएगा। अच्छा तीसरा ये है, हो जाएगा, अरे बोलो हो जाएगा, क्या जाएगा, देख लो हो जाएगा, अरे बताओ यार, ठीक है। और लास्ट पार्ट बेटा इसमें दे रखा है, बोलो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन हो जाएगा। परफेक्ट, बोलो कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं क्या? तो प्रॉब्लम नहीं, तो दीपांशु बताओ डिस्कस क्या कर रहे हो, बताओ मेरे को बताओ, ठीक है। कौन सा ये समझ में आ गया? ये 1 क्यों है? ओहो, देखो होता कोई भी प्लेन ये होता है, बोलो हाँ ना। यहाँ पे बेटा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन क्या होता है बताओ, बोलो हाँ ना, समझ में आया ना। तो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वही होते हैं। अब एक्स का कोफिशिएंट बताया आपने 0, वाई का 0, जेड का 1, 0 0 1। अब डायरेक्शन को साइंस तो आता है रेशियो से, 0/√, दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, तो 1 ही आता है। अच्छा अगर दिक्कत हो रही है ना, एक काम करो, ये सी वाला पार्ट बच्चों कर लो अभी फिलहाल, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि चलो ठीक है कर रखा है क्वेश्चन तो आइडिया लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं सी वाला पार्ट का, ये हटा दो पहला पार्ट। चलो सी पार्ट पे आओ, 2x, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। बोलो क्या था बेटा? 2, अब डायरेक्शन को साइंस निकालो, डायरेक्शन को साइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 2/√, 4 9 4 13 और 1 14, फिर 3/√, फिर -1/√। अच्छा डायरेक्शन को साइंस निकल गया बड़ा आराम से। अब बात करते हैं कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, बोलो बेटा फॉर्मूला, d/√, और किसी और पॉइंट से होता है तो कितना फॉर्मूला होता है, ax + b y + c z + d/√, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c। ठीक है, तो वैल्यू रख देते उठा के, d की वैल्यू बताइए -5 और √a² + b² + c² कितना है, आंसर बताओ कितने यूनिट्स, आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें किसी क्वेश्चन को बताने की जरूरत है, सब कर लोगे लाइक से। अच्छा अब इसको अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म से करना होता, नॉर्मल फॉर्म समझ रहे हो, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के कर देते डायरेक्ट, तो कैसे करते बेटा? अगर मैं ये सी वाले पार्ट की बात करता तो मैं पाई को ये लिखता, बोलो हाँ या ना,
बोलिए कर देता। मुझे यार इसे यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं अगली लाइन में लिखता आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करता, इधर भी डिवाइड करना पड़ता। अब ये r डॉट n कैप इज इक्वल टू d है, बोलो हाँ या, यानी इसके डायरेक्शन कोसाइन में 2/√14 कॉमा 3/√14 कॉमा माइनस 1/√14 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन सुनिए 5/√14। समझ आ रहा है? तो क्योंकि आसान है, लेकिन क्या है एक्चुअली बच्चों को ना कई बार चीजें जो एक याद कर लेते हैं सोचते हैं कि सबसे बेस्ट है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं कि हमने लाइन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा कि कोई भी देख के हम बता देंगे डायरेक्शन रेशियो क्या है। डायरेक्शन रेशियो आता है तो हम डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं, और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, हर जगह लग सकता है। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा, मतलब आप अगर प्रेफरेंस देंगे तो आप किसको देंगे? भाई बात समझ में आ गया सबको? करने को आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन आप इसको प्रेफरेंस दो, ठीक है? जल्दी से करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर लिया सबने? हटा दें? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी बताएं। कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of the plane which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector 3i cap plus 5j cap minus 6k cap, 3i cap plus 5j cap minus 6k cap। बच्चों एक सेकंड के लिए जरा सुनो, बेसिकली आपसे पूछ क्या है सर, एक ना वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल रहा है। यार पहले तो याद करो कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होता क्या है, बोलो। दो सही। और अगर मैं कहूं कि नहीं इससे भी अच्छा वाला एक पड़ा था, जहां पे d क्या था बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, d दे रखा है और n वेक्टर दे रखा है। देखो नॉर्मल टू द वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के नॉर्मल हमारा प्लेन है, देखो ना सही है, इस वेक्टर के नॉर्मली तो प्लेन कहा जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि सर n वेक्टर दे रखा है। एक बात बताओ कितने लोग हैं कि n वेक्टर दे रखा है, तो n कैप निकाल देंगे और उसके बाद पहला वाला फॉर्मूला लगा देंगे, विल गेट द आंसर। बोलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले n वेक्टर कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। क्या जल्दी से बताओ n कैप कितना, n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलिए n कैप कितना है, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप अपॉन अंडर रूट, कितना बैठ रहा है ये 36 और 9 कितने हुए 45, 50, 60, 70, अंडर 70। अरे बोलो, अब आप कहेंगे सर ठीक है n कैप आ गया एंड d कितना दे रखा है, इसको ऐसे बोलते हैं बेटर रहेगा। बोलो कितना दे रखा है, अब आप बात लगे गए, मैं यार अंदाजा देख रहे मेरा तो सही है। ओके
Therefore required equation of the plane, बोलो बोलो, बस खाली वैल्यू उठा के रखना है, पाई और इनका साइन आर वेक्टर डॉट बड़ा समझ में आया नहीं आया बेटा? ये है क्वेश्चन, कर लो इसको जल्दी करिए, फिर अगले क्वेश्चन में। सब आसान आसान है, इसमें दर्द नहीं है किसी में। चलो इसके बाद बिल्कुल आसान आसान से 2-3 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखना, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। मतलब कार्टेशियन इक्वेशन बताना, पहला प्लेन दे रखा है आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। बताओ कितना होगा कार्टेशियन इक्वेशन इसका? अरे बोलो, x प्लस इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख लो, ऐसे लिख लो, कर लोगे इसको। इसमें एक तीसरा पार्ट है जो मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक ठाक है, r डॉट s माइनस 2t। अरे इधर हाथ रोक लो, जरा देख लो, s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस t j कैप प्लस 2s प्लस t k कैप इज इक्वल टू 15। तो मैंने नोटिस किया काफ़ी बच्चे ना बहुत भयानक टेंशन ले लेते हैं कि सर ये पता नहीं क्या दिया हुआ था वो एस टी में, और पता नहीं। अब एक्चुअली क्या कि ये सेम चीज़ लाइन में भी दे रखा है इन्होंने, एक बार याद है? तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन बनाते थे। यहाँ पर प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि सर कुछ इंटू एक्स, कुछ इंटू वाई, और फिर कुछ इंटू जेड, और प्लस समथिंग कोई कॉन्स्टेंट कर दिया। तो ये जो कुछ है सारे के सारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ व्हाट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन हो गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो s माइनस 2t में s और t दोनों एज अ आर्बिट्री कांस्टेंट ही लिए जा रहे हैं, बोलो हाँ है ना? तो भाई इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इसको मैंने प्लेन पाई लिया और पाई को अब मैं लिख रहा हूँ इसमें कार्टेशियन फॉर्म। देखो s माइनस 2t s बस 3 माइनस t y प्लस 2s प्लस t z इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज योर आंसर। खत्म, ज़्यादा नहीं सोचना इसमें कुछ, ठीक है? कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी। इसे कर लो एक बार जल्दी से, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जल्दी कर लो। अब बताओ, अब मैं एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ, हेडिंग डाल देना, फिर क्वेश्चन उसके हिसाब से पूछा है तो उसके हिसाब से बता देते हैं। देखो क्या टाइम हो गया क्या? बच्चा कहाँ पर आएगा? अभी समय है, ये वाली चीज़ बता देंगे है? छोड़ो मैं तो फिर नहीं बताते, जाओ तुम ऐसी बातें करोगे तो रहना। अच्छा सुन लो बस खाली, क्वेश्चन ने बोला है हेडिंग डालना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ओके चलो इधर देखो। हाँ जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, क्या बोला था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर।
बेटा ये पॉइंट से ये प्लेन पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि इस m का क्या कोऑर्डिनेट होगा। सिंपल, m का कोऑर्डिनेट बताना है और यही हो जाएगा हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो ये दो तरीके से काम आता है। एक तो काम आता है कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो दो प्लेन का, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगता है कि एक लाइन है और एक प्लेन है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। और दूसरा यहाँ पे काम आता है। ठीक है बेटा, क्या मैंने आपको कभी सिखाया है कि कभी भी कोई भी पॉइंट निकालना है 3D के अंदर, सो इट इज मैंडेटरी दैट दैट पर्टिकुलर पॉइंट मस्ट लाई ऑन अ लाइन हुज इक्वेशन इज नोन। बोलो। और मैंने नोट लिखवाया था कि अगर इक्वेशन नोन ना हो तो पहले आप इक्वेशन फाइंड करिए और उसके बाद वो पॉइंट लीजिए। बोलो हाँ। देखो ये पॉइंट निकालना है, ये एक लाइन पर लाई करता है। इस लाइन का इक्वेशन आता है क्या आपको? पीएम का इक्वेशन पता है? पीएम का इक्वेशन पता है? नहीं। अच्छा पीएम किस पॉइंट से पास होके जा रहा है वो पता है? कौन सा पॉइंट? x1, y1, z1। m तो पता ही नहीं ना यार, जो पता है वो बात करेंगे। अच्छा नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन आपको पता है क्या है यहाँ पे? अच्छा बताना, PM क्या आपको नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ या। तो यार अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM तो बता सकता है कोई क्या होगा? बोलो। अब मैं बाकी की चीजें बेटा कल डिस्कस करूंगा, बता देता हूँ। एक पॉइंट से होके जाने वाली लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो पता हो हम लिखते हैं, याद है आपको? तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो स्मॉल की जगह कैपिटल लिखा है, क्या लिखा है? इसको इक्वल टू k कहेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, y की निकालेंगे, z निकालेंगे, तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों? m पॉइंट। और मैंने बोला था कि जो पॉइंट हम निकाल रहे हैं आफ्टर इन द फॉर्म ऑफ k, वो पॉइंट दो या तीन तरीके से निकलता है। पहला तरीका, वो किसी प्लेन पर लाई करना चाहिए। सर प्लेन पे है कि नहीं? उसमें फॉर्मूला आएगा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 वाला, वो यहाँ नहीं लगा, प्लेन पे लाई कर रहा है तो पहला प्रेफरेंस। और तीसरा, उसका किसी और पॉइंट से डिस्टेंस दिया, वो यहाँ नहीं दे रखा। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आएगा कि सर जो पॉइंट है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करा के आंसर निकालना। इस टॉपिक को बच्चों हमें करना है, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आप एटलीस्ट उसे करके चलें, ठीक है? आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, कल भी सेम चैप्टर चलेगा। संडे इफ इट इज़ पॉसिबल क्लास लेना है तो मैं क्लास लेके चीज़ों को कराऊंगा। नहीं हो पा रहा है देन ध्यान से सुनना है। अगर नहीं हो पा रहा है कि सर वो हमारा क्लास संडे को नहीं हो पा रहा तो क्या करना है? फिर भी हमारा सिलेबस हो चुका है इसमें, मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा के दी हैं। मैं कोशिश करूँगा सैटरडे तक चीज़ें कराने की भी उस लेवल पर, जिस लेवल पर आना चाहिए। बाकी बेटा मैं रिवीजन में कवर करूँगा जो भी एडिशनल चीज़ें हैं या फिर जो सिलेबस की, सिलेबस तो हो गया पूरा। अब आपका मंडे से मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ आपको? प्रोबेबिलिटी। इसी वीक में जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आपका प्रोबेबिलिटी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में आपका टेस्ट सीरीज और रिवीजन का स्केड्यूल आपको दे दूंगा, डेट वाइज, टाइम वाइज। इतने बजे से इतने बजे तक टेस्ट, इतने बजे से इतने बजे तक ये, वो सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलो ठीक है, ओके बच्चों।